हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, आज की ये वीडियो रहने वाली है जीटी स्पेसिफिक, जहां पर हम स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कवर। आई होप यू विल रियली लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट, एंड इफ यू रियली डू सो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो ढूंढ रहे हैं टॉप क्वेश्चन फॉर जीटी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस रिवर के पास में है। तो एक बार सारी देख लेते हैं। हड़प्पा है रावी रिवर के पास में। लोथल भोगवा भोगवा रिवर। ढोलावीरा, इट इज नियर घग्गर हाकरा, और कई कई जगह पे लूनी भी लिखा हुआ है, तो वी मे राइट लूनी also. And Mohenjo-daro, it is the answer of the question, which is located on the sides of river Indus. Coming to the second question, what was the primary material used for making the seals? Seals क्या होती हैं? पहली बात तो देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेपर तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक स्टोन को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में काटते थे, और ये स्टोन इतना सॉफ्ट होता था कि उस पर आप अगर किसी भी शार्प चीज से लिखते थे तो वो लिखा जाता था, आराम से आप उस पर लिख सकते थे। तो यही पूछ रहा है वो, विच मटीरियल वॉज प्राइमरीली यूज फॉर मेकिंग द सील्स। कौन सा मटीरियल यूज होता है? स्टेटाइट। स्टेटाइट, व्हाट इज स्टेटाइट? जिनको नहीं पता, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टोन। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टोन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, कौन सी जगह से मिलता है? देखो, ग्रेट बाथ भी यहां से मिला, और एक स्ट्रक्चर और मिला, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। Apart from Great Bath, we also found a structure called Great Granary. तो ये दोनों स्ट्रक्चर जहां से मिले हैं वो जगह है मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओएसिस ऑफ सिंध। मोहिंजोदारो को ओएसिस ऑफ सिंध भी बोलते हैं। दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड माउंट ऑफ डेड। मोहिंजोदारो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो देयर आर वेरियस नेम्स गिवन टू मोहिंजोदारो। Coming to question number 4, what kind of a script Harappans used? जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इंग्लिश को भी लिखने की स्क्रिप्ट है। हड़प्पन्स वर्ड यूज नहीं करते थे, बहुत हाईटेक थे। इतना भी हाईटेक कभी मत बनो कि लोग समझ ही ना पाए तुम्हें कि तुम लिख क्या रहे थे। साले बहुत हाईटेक थे ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वर्ड्स को नहीं, सिंबल्स को यूज करते थे, और जब आप सिंबल्स को यूज करके कुछ लिखो तो वो स्क्रिप्ट हो जाती है पिक्टोग्राफिक। एंड हाउ मेनी सिंबल्स दे वर यूजिंग? दे वर यूजिंग 370 to 400 symbols. Coming to the question number 5, it is asking which river is frequently mentioned in Rigveda? कौन सी रिवर को सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया? We know the oldest Veda is Rigveda. Yes. तो ऋग्वेद में कौन सी रिवर को बार बार मेंशन किया गया है? The most mentioned river of Rigveda is river Indus. Most mentioned is river Indus. और अगर आपसे सरस्वती के बारे में पूछे ना, तो सरस्वती इज कॉल्ड द मोस्ट होली रिवर ऑफ ऋग्वेदा। सरस्वती इज द मोस्ट होली रिवर, इंडस इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग विच इज द लॉन्गेस्ट पुराण। देखो, पुराण बहुत सारे हैं हमारे पास, तो ये पूछ रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट पुराण ऑफ इंडिया। योर ऑप्शंस आर विष्णु पुराण, महाभारत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण। अगर हम लॉन्गेस्ट पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण। स्कंद पुराण इज द लॉन्गेस्ट पुराण। एंड यू नो, सत्यमेव जयते भी एक पुराण से लिया गया है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा कि सत्यमेव जयते जो है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पुराण। जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन पर आंसर लिखेगा। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7, जैनिज्म। जैनिज्म कौन से प्रिंसिपल पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है? बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, इस वजह से जैनिज्म जो है ये बुद्धिज्म से थोड़ा पीछे रह जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, क्योंकि यहां पर बोला गया है नोइंगली अननोइंगली आप कभी किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को नहीं मार सकते। एंड वी नो दैट हम लोगों ने चींटी के चारों तरफ पानी से घेरा बनाया है, चींटी को पागल कर दिया था। वी प्लेड विद चींटी टू आवर हार्ट, एंड व्हेन वी लाइक गॉट फेड अप विद दैट एंट, मार देते हैं हम लोग पानी डालकर। तो बेटा जैनी तो नहीं बन सकते हो आप, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैनिज्म नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8,
बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर विच ट्री? बुद्धा को एनलाइटनमेंट कौन से ट्री के नीचे बैठकर अटेन हुआ था? आंसर इज पीपल ट्री। वैसे पीपल ट्री को बहुत सारी बुक्स में, आई नो हिस्ट्री वालों को पता होगा, इसको बोधि ट्री भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बोधि ट्री कौन सा पेड़ था, तो बोधि ट्री वॉज अ पीपल ट्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया की। यू नो व्हाई गोल्डन एज? क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट इस पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। इवन वी हैव पंडित विष्णु शर्मा हु रोट दैट टेल्स ऑफ पंचतंत्रा। इंडिया के फिजिशियन जैसे धन्वंतरी आपको देखने को मिलते हैं, धन्वंतरी। वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट वेरियस अदर पीपल लाइक चरक सर्जन आपको देखने को मिलते हैं, सुश्रुत। तो मतलब ओवरऑल लिटरेचर, आर्ट और साइंस में बहुत तरक्की हुई थी गुप्ता पीरियड में। इसलिए गुप्ता पीरियड को, गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो व्हाई गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज? जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, यू नो बाबर केम इंडिया इन 1526 और 1526 में बाबर फॉट पानीपत का बैटल। 1527 बाबर फॉट खानवा का बैटल। 1528 बाबर फॉट चंदेरी बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी। मैं सारी बैटल्स आपको बता दूं बाबर ने जो इंडिया में लड़ी। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड द लास्ट बैटल विच बाबर फॉट वाज बैटल ऑफ घाघरा, इट इज 1529 एंड देन बाबर डाइड। नेक्स्ट ईयर बाबर डाइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग अस, पानीपत का बैटल जो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा, मैंने तो आंसर ही बता दिया खैर आपको। क्वेश्चन ये था इब्राहिम लोदी को कौन सी बैटल में हराया था बाबर ने? तो इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526। और पानीपत में 3 बैटल्स लड़ी जाती है। रिमेंबर ऑल द 3 बैटल्स। पानीपत फर्स्ट इट वाज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उसके बाद पानीपत सेकंड इट वाज बिटवीन अकबर एंड हिमू विक्रमादित्य एंड देन वी हैव पानीपत नंबर 3 जिसपे संजय दत्त ने मूवी भी बनाई है। इट इज अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास और मराठास की तरफ से है सदाशिव रावभाव। हु? सदाशिव रावभाव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, सबसे लिबरल राजा है अकबर। पूरे मुगल डायनेस्टी में अगर मैं किसी की इज्जत करूं तो मैं अकबर की कर सकता हूं थोड़ी बहुत। और अकबर ने कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मुगल एम्पायर में चलाया था? अकबर स्टैब्लिश्ड अ रैंकिंग सिस्टम। जैसे आपके एग्जाम्स होंगे ना, एग्जाम्स के बाद भी आपको स्कोर मिलेगा, स्कोर के बाद आपको रैंक्स मिलती है। तो उसी तरीके से मुगल कोर्ट में बहुत सारे बहुत से मिनिस्टर्स बैठते थे। कौन सा मिनिस्टर की रैंक कितना ऊपर है उसके लिए अकबर ने एक सिस्टम चलाया था 1571 में। एंड दिस सिस्टम विच अकबर इंप्लीमेंटेड इन 1571 इज कॉल्ड मनसबदारी सिस्टम। यहाँ पर मनसब इज अरेबिक वर्ड। लेट मी टेल यू, मनसब इज अरेबिक वर्ड एंड हियर द मनसब मीन्स रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ रैंकिंग सिस्टम विच अकबर स्टार्टेड। उसके बाद अकबर, क्योंकि मैंने बोला मैं थोड़ी इज्जत करता हूं अकबर की, क्यों? क्योंकि इसने कभी भी हिंदूज पर प्रेशर नहीं बनाया कि आप मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाओ एंड फलाना। तो कौन से मुगल बादशाह ने जजिया टैक्स, व्हाट वाज जजिया टैक्स? डियर, जजिया वाज अ टैक्स व्हिच वाज जनरली लेड ऑन नॉन मुस्लिम्स। 1564 में इस टैक्स को हटाया था। किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। आपसे पूछा जा सकता है विच रूलर ब्रॉट द जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो रूलर का नाम है फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक इज द वन who brought the jizya tax in India for the first time। तो फिरोज शाह तुगलक जजिया को पहले लगाते हैं और उसके बाद अकबर हटा देते हैं 1564 में। उसके बाद एक मुगल बादशाह है जिसके पापा आशिक थे, अब्बू आशिक थे। तो अब्बू ने बहुत पैसा उड़ाया ताजमहल में, एंड वी नो दिस, शाहजहां। तो शाहजहां के बाद वो कौन सा राजा बैठा जिसको लिविंग सेंट कहते हैं? हमने वो मूवी देखी है तानाजी वाली, अजय देवगन, इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, अजय देवगन, सैफ अली खान। उसमें एक राजा था जो टोपी को बुनता था। टोपी, यस, ही वाज जस्ट निटिंग द कैप्स। और वो कैप थी जो अजान के वक्त मुस्लिम्स पहनते हैं। तो बहुत सिंप्लिसिटी में लाइफ काटी क्योंकि पैसा ही नहीं था ना यार। नहीं तो कौन लेविश लाइफस्टाइल जीना नहीं चाहता आज के डेट में। इस राजा का नाम है औरंगजेब। इस भाई ने 1689 से, फ्रॉम 1689 अप टिल 1707, जब तक ये मरा नहीं तब तक इसने बहुत लंबी बैटल साउथ इंडिया में लड़ी। मुगल्स को डुबाने वाला ये आदमी था, मतलब सनकी था।
अगर ये मराठास के साथ में पैक्ट कर लेता, क्योंकि इसके पास ऑप्शन था शिवाजी के साथ दोस्ती करने का, जो इस भाई ने नहीं करी, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप लिटरली उड़ता हुआ तीर लेते हो जो इसने लिया। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया था, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था ये लॉ, इंडिया में हुआ इंप्लीमेंट, और इंडिया के बंगाल के गवर्नर को इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। तो ये पूछ रहा है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, एंड दिस मैन इज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो he was also the last गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को ही तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो he was also the last governor of Bengal. Now coming to question number 14, आप अपनी लाइफ में किसी को घुसने देते हो? नहीं देना चाहिए, बट ब्रिटिशर्स आर एक्चुअली गेटिंग वेरी पर्सनल विद यू गाइस। एक आदमी है 1848 में पॉलिसी लेकर आता है, और उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने क्या बोला कि कोई चीटिंग नहीं करेगा, लेट्स प्ले अ गेम। जिन भारत के राजाओं के पास अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, मतलब जिनके पास खुद के बच्चे नहीं है, इनमें मतलब खुद का बेटा नहीं है, तो वो एडॉप्टेड बेटा तो नहीं लेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, रियल खेलेंगे। और अगर एडॉप्टेड है तो आपके मरने के बाद आपका सक्सेसर ब्रिटिश एम्पायर बनेगा। तो ऑल दे वर वेटिंग इज जस्ट कि आप कब मरोगे, क्योंकि आपके मरने के बाद आपका एम्पायर गॉन। तो दिस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो लोगों ने शादियां करी दबा के, बेटा चाहिए सबको, हो के नहीं दे रहा किसी का, और जिसका नहीं हुआ वो बेचारा डूब गया। इसमें झांसी की रानी, लखनऊ में बैठे हुए नाना साहेब, तो ये बहुत से लोग हैं जिनका एम्पायर उनसे छिनता है। तो ये पूछ रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो ये पॉलिसी है, ये कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस करी थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1848 बाय लॉर्ड डलहौजी। ये वही आदमी है जिसने इंडिया में फर्स्ट रेलवे बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई थी। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी शायद आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि जलियांवाला बाग अभी अभी हुआ है, मतलब एनिवर्सरी गई है इसकी। जलियांवाला बाग मैसेकर 13th of April 1919 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए क्यों हुआ था, इन प्रोटेस्ट ऑफ, मतलब क्योंकि वी वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, इन प्रोटेस्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। और आधे लोगों को तो यार बुरा क्यों लगता है, आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि रॉलेट एक्ट क्या है। वो लोग तो जलियांवाला बाग अमृतसर में बस बैसाखी मेले में एंजॉय करने के लिए आए थे। दे वर नॉट अवेयर एट ऑल कि ब्रिटिशर्स एकदम से टपक जाएंगे और आप लोगों पर गोली पे गोली इस तरीके से गोलियां चलाएंगे। और जनरल रेगिनल्ड डायर, एक मूवी बनी है केसरी, आई सो हैप्पी कि किसी ने मूवी तो बनाई इसके ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी इट्स नॉट 53, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is asking who is the first president of Indian National Congress? Indian National Congress का पहला प्रेसिडेंट बताइए। W.C. Banerjee, oh sorry, this is W.C. Banerjee, this is Indian National Congress का first president। Coming to question number 16, who is the first Muslim president of Indian National Congress? Indian National Congress का first Muslim president अगर वो आपसे पूछे तो this is बदरुद्दीन तैयब जी। This is Badruddin Tayyab ji. This man was the first Muslim president of Indian National Congress. उसके बाद ये पूछ रहे हैं which Indian leader, which national leader started the newspaper Young India? बेटा Young India newspaper was started by Mahatma Gandhi ji, and we know that Mahatma Gandhi returned India. When he returned India, तो Mahatma Gandhi returned India on 9th of January 1915। और फिर हमारे वाले महात्मा गांधी ने 1917 से 1918 के बीच 3 सत्याग्रह करे। He did 3 सत्याग्रह। The first सत्याग्रह which he attempted was चंपारण, then खेड़ा, लास्ट में गया अहमदाबाद। 1919 में महात्मा गांधी did रॉलेट सत्याग्रह। 1920 में कुछ हुआ नहीं, खिलाफत कमेटी बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के लीडर बनते हैं।
1921 में ही लॉन्च नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सो ऑन। इसके बाद बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट डियर इट इज अ फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। हु लॉन्च्ड दिस गैजेट, हु लॉन्च्ड दिस न्यूज़पेपर? दिस न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी हु वाज एन एम्प्लॉई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कुछ नेशनलिज्म वाले चैप्टर में, कि ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की गॉसिप्स वगैरह लिखते थे उसमें। इस वजह से जेम्स अगस्टस हिकी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाहर ही निकाल दिया था कि भाई तू निकल, तुम्हारी गॉसिप्स लिख रहा है यार ये आदमी न्यूज़पेपर में। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड यू सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच उपनिषद? आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों से कभी के बार ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। बट अगर हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडक उपनिषद। विच उपनिषद? मुंडक उपनिषद इज द उपनिषद फ्रॉम वेयर वी गॉट द वर्ड सत्यमेव जयते। उसके फ्रॉम विच कंट्री फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया हैव लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड। आपको बता दूं फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी, ओरिजिनली कोई ड्यूटी नहीं थी ऐसी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 कैपिटल ए में है, और इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर इसको ऐड किया गया था। तो 51A फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हम लोगों ने ऐड करी है? बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन टोटल देयर आर 11 ड्यूटीज। जब बोरो करी थी तब बस 12 ही थी, अब 11 है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? और यहां पर वो एक्चुअली में सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट इन सब के मतलब पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब होता है व्हेन यू आर द मास्टर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज कॉल्ड सोवरेन, एंड इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। यस, इट मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री and India is competent to decide its political destiny as it feels correct. Yes, it is true. मुझे तो incorrect निकालना है, ये true है। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री भी है। सोशलिस्ट का मतलब होता है when you work for the welfare of people. Yes, Indian government works for the welfare of people. It is true. थर्ड, इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है जब कंट्री का कोई भी स्टेट रिलीजन ना हो, कोई रिलीजन हमारा स्टेट रिलीजन ना हो। इसमें क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, इसका मतलब गवर्नमेंट हैज अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन। नो, गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया और हमें इनकरेक्ट ही बात निकालना था, तो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ बेटा कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स आर इन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड फंडामेंटल राइट्स? हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बोरो करके लाए थे। एंड बिफोर 1976 फंडामेंटल राइट्स यूज्ड टू बी लाइक नहीं 1978 फंडामेंटल राइट्स यूज्ड टू बी 7, बट 1978 में फंडामेंटल राइट्स की क्वांटिटी कम करके 6 कर दी गई। एंड द फंडामेंटल राइट दैट वी रिमूव्ड, which is not a fundamental right anymore, this is called article number 31. Article number 31, it used to talk about right to property, and I said right to property is not a fundamental right. तो फंडामेंटल राइट्स सर कौन से आर्टिकल्स में लिखे होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में होता है, और राइट टू प्रॉपर्टी इट इज नाउ अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। तो अगर आप इस ब्रैकेट में नहीं आते तो फिर आप हो जाते हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या हो जाते हो आप? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गेटिंग माय पॉइंट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कही हुई है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ डजंट डिफरेंशिएट, दिस इज आर्टिकल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, रेस का मतलब कलर होता है, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट
abolition of untouchability. Untouchability is abolished under article number 17. सर 16 नहीं बताया आपने. आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जब गवर्नमेंट सर्विस आती है तब गवर्नमेंट सर्विस के फॉर्म सभी भर सकते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं 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 ऋषभ आप नहीं भर सकते, आप तो बिल्कुल ही नहीं भर सकते बिकॉज आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, या दीपक ना आप तो बिल्कुल दिखना भी मत मुझे. ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है ना, और ना ही करेगी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स कंफरिंग द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक. देखो हमारी इंडिया में मैं अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकता हूं जो कि मैं हूं, डॉक्टर लगा सकता हूं जो कि मैं नहीं हूं, मिलिट्री कमांडर लगा सकता हूं, लेफ्टिनेंट लगा सकता हूं, ये भी मैं नहीं हूं. ठीक है, तो सिंपल सी बात, ये सब टाइटल्स वो हैं जो मैंने कमाए हैं, वो मैं लगा सकता हूं. बट आई कैन नॉट यूज द नेम्स लाइक टाइटल्स लाइक राजा, महाराजा, महाराज, अधिराज, या ये तो एंसेस्ट्रल टाइटल्स हो गए ना. और अगर कभी कोई टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे दिया है तो मैं वो भी यूज नहीं कर सकता. तो विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स दैट यू गाइस कैन नॉट यूज टाइटल्स बिफोर योर नेम्स except military and academic distinctions? This is article number 18. Which article? Article number 18. Coming to question number 27. Article 20 provides protection against conviction for offences. Article 20 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई लाइक उठा के ले जाए, अरेस्ट कर ले आपको, तो अरेस्ट करने के बाद जब कोर्ट आपका केस सुनती है और जब कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई आपने गलती तो करी थी, अब कोर्ट आपको कन्विक्ट कर रही है, मतलब आपको पनिश कर रही है, तो पनिश करते टाइम में भी आपके पास कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं. जैसे आपके पास प्रोटेक्शन होती है डबल जेपार्डी. डबल जेपार्डी का मतलब होता है कि कोर्ट आपके सारे क्राइम्स का हिसाब किताब इकट्ठा करेगी. अगर आपने एक जैसे क्राइम करे हैं, जैसे आपने 5 ड्रम खरीदे ब्लू वाले, 5 मर्डर कर दिए, 6th ड्रम खरीदते समय पुलिस ने पकड़ लिया आपको, तो वो 5 ड्रम मर्डर का एक साथ हिसाब किताब होगा. ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग ड्रम के लिए अलग अलग क्राइम के पनिशमेंट मिलेगी. दिस इज कॉल्ड डबल जेपार्डी. ट्रू. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है कि जब मान लो ड्रम खरीदना इंडिया में एक ऑफेंस हो गया है आज से, बट आपने तो कल खरीदा था, क्योंकि आपने कल खरीदा था आज वो ऑफेंस बन गया है और आपने आज नहीं खरीदा, इसलिए आपको कोई पकड़ नहीं सकता. वाई? बिकॉज व्हाट यू डिड, you bought that drum like the previous day when the law was made. तो पुलिस वाला कैन नॉट कैच यू ऑन दैट बेसिस. इसका मतलब पोस्ट फैक्टो लॉ के बेसिस पर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते. इट इज ट्रू. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आपने दृश्यम स्टाइल में मर्डर किया है, पता ही नहीं लग रहा है, एविडेंस ही नहीं मिल रहा है कि मर्डर आपने किया है नहीं किया है क्या है, तो पुलिस कैन नॉट प्रोड्यूस यू अगेंस्ट योर ओन क्राइम एज द आई विटनेस. कितने फनी लगोगे जज को बोलते हुए कि सर मैंने इन हाथों से अपने ही हस्बैंड को काटते हुए देखा है, ड्रम में डालते हुए देखा है, सर दीज हैंड्स आर द क्रिमिनल्स नॉट माई आईज. अरे भाई यू कैन नॉट बी द आई विटनेस ऑफ योर ओन क्राइम. तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20. और आर्टिकल 20 जो बात नहीं करता वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि ये 22 करता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है व्हेन यू आर अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डाउट. पुलिस वालों ने डाउट पे अरेस्ट कर लिया. फनी कंसेप्ट है. पुलिस वालों को लग रहा है आपने क्राइम नहीं किया, बट आप कर सकते हो, तो फ्यूचर क्राइम कर सकते हो आप. इससे पहले आप करो, आपको उठा के ले गए. दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. और प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको पहली बात तो कौन से आर्टिकल में है प्रिवेंटिव डिटेंशन? क्वेश्चन नंबर 28. एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स दे कैन डिटेन यू. अच्छा क्वेश्चन है. प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज अंडर आर्टिकल 22 बाय द वे, एंड दे कैन डिटेन यू फॉर 6 मंथ्स. आर्टिकल 22 में है और आपको 6 महीनों के लिए डिटेन किया जा सकता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29. दिस क्वेश्चन इज आस्किंग which of the following is prohibited by article number 27. आर्टिकल 27 क्या है याद करो. 25 से 28 है रिलीजियस फ्रीडम वाले फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 25 तो है कॉन्शियंस का राइट,
कि जब मैं अडल्ट हो जाऊं तो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूं, प्रोफेस कर सकता हूं, प्रैक्टिस कर सकता हूं। 26 था कि मैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को शायद मैनेज कर सकता हूं। 26 था वो, आई थिंक सो। एक बार बेटा आप इसको क्वेश्चन को देखना। 25 से 28 इज द फंडामेंटल राइट्स फॉर रिलीजियस फ्रीडम। तो आर्टिकल 25 आई एम डैम श्योर this article is talking about right to freedom of religion. Article 26, yes, it is talking about manage, you guys can manage your religious affairs. Article 27, now it is important. What is article 27? Article 27 says कि I cannot be compelled to pay such taxes which are for the promotion of any religion. भाई मैं किसी और रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे क्यों करूं? तो वो आर्टिकल 27 है। और इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे तो रिलीजन के बेसिस पे वैसे भी टैक्सेस नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 27 माय डियर, इट सेज दैट यू विल नॉट बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो दिस इज आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 क्या था कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में कभी भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। Now, coming to question number 30th. Now, this question is very important क्योंकि इस क्वेश्चन में आर्टिकल 32 की बात हो रही है। देखो आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हैं ना गार्डियन ऑफ सुप्रीम लाइक फंडामेंटल राइट्स। व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज व्हेन योर फंडामेंटल राइट्स आर एनक्रोच्ड, सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द पावर टू इशू सम रिट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू सम रिट्स। तो दिस आर्टिकल इज आस्किंग अस कि अगर बाय चांस कोई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इंडिया की वो मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, अगर वो अपना एरिया, मतलब हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है ना, तो अगर कोई भी कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एनक्रोच कर रही है ना, अपनी पावर से ज्यादा काम कर रही है, उसके स्फीयर में नहीं आता ये, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप यू। यस, सुप्रीम कोर्ट कैन। तो अंडर विच रिट सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स अ कोर्ट? व्हेन द कोर्ट ट्राइज टू एक्सीड्स इट्स jurisdiction. This is called writ certiorari. What is this writ? Certiorari. quo warranto का मतलब क्या होता है? quo warranto का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछता है कि आप इस जॉब पर कब अपॉइंट हुए, प्रूव करो कि आप ही अपॉइंट हुए थे। क्यों सर? क्योंकि शक है सुप्रीम कोर्ट को कि आपने रॉन्गफुल तरीके से तो जॉब नहीं ले ली है। मंडामिस का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कि भैया काम कर लो अपना, आपको जो काम दिया गया है वो कर लो, एंड इफ यू डोंट लाइक डू योर, इफ यू आर नॉट ओबेइंग योर ड्यूटीज, स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। और हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है अगर किसी को इलीगली किसी ने डिटेन किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अरेस्ट करते हैं कोई, आर्टिकल 22 बोलता है अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपको 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी है, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट प्रोड्यूसिंग यू इन कोर्ट तो वो आपका फंडामेंटल राइट नंबर 22 एनक्रोच कर रहा है। तो उसके लिए आपके बिहाफ पर कोई भी जा सकता है हेबियस कॉर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम विल इशू द रिट विच इज कॉल्ड रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, विच इज आर्टिकल 35A। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि 370 के साथ आर्टिकल 35A भी हटा था। जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक किया था अगस्त 2019 में, तो आर्टिकल 35A किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर के हो तो आप प्रॉपर्टी यहां पर नहीं खरीद सकते थे। तो दिस इज पॉइंट नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर C। व्हाट इज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन एक इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है इंडिया में? आपको पता होना चाहिए बेटा, इमरजेंसी इंडिया में 6 महीने के लिए प्रोक्लेम होती है और इट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर दैट फॉर अनदर 6 मंथ्स। 6 महीने करके एक्सटेंड कर सकते हो, and it can be extended for 6 months till 3 years। और कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है? दिस इज आर्टिकल नंबर 352। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने इंडिया में वोटिंग एज 21 से 18 करा था? एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले 21 थी हमारी वोटिंग एज। क्वेश्चन नंबर 34, एक्टिंग पीएम इंडिया का पहला एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं या रिजाइन कर लेते हैं, तो वैसे में जब तक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता आपको, तो कुछ समय के लिए किसी को एक्टिंग करने बुलाते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा को 2 बार काटा,
बहुत गजब पागल होना है इनका। 1964 में बने थे पहली बार इंडिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 65 में दोबारा इनको 66 में दोबारा इनको बनना पड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ही डाइड इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है आज के डेट में। तो 1966 में ही डाइड, जिसकी वजह से गुलजारीलाल नंदा को दोबारा बनाया गया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और अब इनको लग रहा था कि शायद ये परमानेंट हो जाएंगे, बट लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंडिया की थर्ड पीएम इंदिरा गांधी को बना दिया गया। Question number 35. Who acts as the governor when the office of governor is vacant or governor is unable to discharge his duties? अगर गवर्नर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, गवर्नर का ऑफिस वैकेंट है, तो गवर्नर की पोजीशन पर कौन बैठता है? जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स का। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर आई नीड नेक्स्ट गवर्नर। अगर नेक्स्ट गवर्नर आपने नहीं दिया तो दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माय डियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है? द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ। विच लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जीते हो, हारे हो तो फिर आप जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करो, डजेंट मैटर। अगर आप जीते हो तो बेटा आपको जीतने के बाद उस पार्टी के लिए लॉयल रहना पड़ेगा। इफ आफ्टर विनिंग फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टी इफ यू चेंज योर पॉलिटिकल पार्टी, दिस comes under anti defection law and I can scrap your seat and can put a 10 year ban over you। 10 साल के लिए मैं आपको लड़ने नहीं दूंगा। बड़ा मुश्किल है यार। उसके बाद इंडिया में किस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? डियर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ गए कल्चर के। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आप लोग? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज लता मंगेशकर। और अगर आप मेरे करंट को फॉलो कर रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन रिसेंटली डाइड इन अमेरिका। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद जाकिर हुसैन इज कनेक्टेड विद तबला। उसके बाद अकबर ने बनाई थी फतेहपुर सीकरी माय डियर। अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का मतलब था सिटी ऑफ विक्ट्री। आगरा में ही है। तो कौन से मुगल एम्पायर ने बनाई फतेहपुर सीकरी? अकबर। दिस वाज द कैपिटल ऑफ अकबर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका केव से रिलेटेड। भीमबेटका केव्स में कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं, प्री हिस्टोरिक है, स्टोन एज के टाइम पर बनाई गई। तो ये रॉक पेंटिंग जो आपको भीमबेटका केव्स में देखने को मिलती है, ये भीमबेटका केव्स इंडिया के कौन से स्टेट में है? दीज केव्स आर इन मध्य प्रदेश। विच स्टेट? मध्य प्रदेश। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है गीतांजलि। हु रोट द बुक गीतांजलि? गीतांजलि इज रिटन बाय Rabindranath Tagore, who is also the first person to get the Nobel Prize of India in the field of literature. तो लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था and is the first Indian to get the Nobel Prize in the field of literature. इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी we know he got the like नोबेल प्राइज तो नहीं मिला इन्हें, ठीक है, बट इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीडर? डियर, इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। विच लीडर? महात्मा गांधी। उसके बाद वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। पेप्सिन क्या एक एंजाइम है? पेप्सिन इज एन एंजाइम। ये किस चीज को ब्रेक डाउन करता है? वी नो ब्रेकिंग डाउन द फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट? तो पेप्सिन किस एंजाइम, मतलब पेप्सिन एक एंजाइम है, किस चीज को ब्रेक डाउन करता है? तो डियर, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। तो पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक लिपेज नाम का एंजाइम होता है। तो ये लिपेज एंजाइम कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? डियर, दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। विच एंजाइम? लिपेज। कौन सा ऑर्गन? पेनक्रियास। दिस इज वेरी क्रूशियल। पेनक्रियाटिक जूसेस सुना होगा आप लोगों ने, उसी में एक है लिपेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर ग्लाइकोमा? जो ग्लाइकोमा डिजीज है वो किस वजह से होती है? तो मतलब प्राइम रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्राइम रिस्क फैक्टर फॉर ग्लाइकोमा। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। बट कमिंग टू सम ग्रेट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आप लोगों को यहां पर पढ़नी है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं 2 पॉइंट्स आपको और बता दूं। अगर आपकी पार्टी के मान के चलो 30 एमएलए हैं, आप जीते थे, मैंने क्या बताया कि अगर ये 30 एमएलए मान के चलते तो बीजेपी के हैं, अगर इसमें से एक भी एमएलए गया
तो वो 10 सालों के लिए गया फिर, क्योंकि लॉयल्टी चेंज नहीं कर सकते आप। बट एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने का तरीका है एक, अगर आपके टोटल मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स पार्टी चेंज कर लेते हैं, मतलब अगर 30 एमएलए में से मान लो 20 एमएलए ये पार्टी चेंज करते हैं, तो फिर ये लीगल है, दिस इज लीगल। बट अगर उससे एक भी कम हुआ, 19 हुआ, तो 19 की सीट्स आई स्क्रैप, आई ईट योर सीट्स एंड विल मेक इट अ पॉइंट। तो बड़ा मतलब बुरा हो जाएगा, फिर 10 सालों के लिए आप लोग जाएंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला 61st अमेंडमेंट वोटिंग एज को रिड्यूस करता है, और इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज विच आई फील पॉलिटी में आप लोगों से पूछ सकता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, पॉलिटी का ही है, एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट कि कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था दिस इज आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद राइट टू वोट, राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? आप लोग लगाओगे ये फंडामेंटल राइट है, आई नो दिस, बट डियर राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, because right to vote is mentioned under article number 326, and I told you anything which is out of 12 to 35 is a constitutional right. And election commission of India जो इलेक्शंस करवाती है इंडिया में, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हो सकता है वो आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक बार पूछ ले। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस होते हैं 34। आर्टिकल नंबर 124 टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस में से सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो अभी हाल फिलहाल में कौन है? तो अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजीव खन्ना जी। And इसी के साथ this is the end of the video. I hope you like the content and you also like the questions. Most probable questions हैं GT के 20-25 questions जितने भी GK से आएंगे. I hope I have covered all of them. But फिर भी don't be overconfident. Keep revising the current affairs. बहुत जरूरी है. And if you need any guidance related to GK or GS, EduPreparator helplines are always for you, with you. इसी के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you so very much.